हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस बनाता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको आइलेट्स के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से मैंने विदाउट कोचिंग के या बिना किसी से गाइडेंस लिए 7.5 बैंड्स आइलेट्स में स्कोर किए हैं। यदि आप लोग भी एक परफेक्ट वीडियो चाहते हैं जिसमें कि आपको एक रफ़ आइडिया मोटा मोटा सारा पता लग जाए भी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से मटेरियल उठाना है, कितनी तैयारी करनी ज़रूरी है और क्या सब जितना यूट्यूब के ऊपर ज्ञान भंडार है क्या वो सब जगह से ज्ञान लेना ज़रूरी है। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम फिल किया, उसके बाद क्या हुआ। तो सारी प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मान लो कि आपके 0.5% बैंड भी बढ़ जाते हैं इस वीडियो की वजह से, तो फ़ायदा है ना यार, फ्री में ज्ञान मिल रहा है। चलो, तो इसमें होता क्या है कि 10 मई 2021 को मैं एग्ज़ाम फिल करता हूँ आइलेट्स का, और सेंटर आता है करनाल में। उसमें क्या होता है, जब मैं तैयारी शुरू करने की कोशिश करता हूँ तो उस वक्त, क्योंकि मैं एक फार्मा मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो मुझे डॉक्टर्स के पास विज़िट के लिए जाना होता है। सारा दिन मेरा वहाँ पे लग जाता था। मैंने तैयारी जैसे शुरू करनी शुरू की तो सुबह 5 बजे मैं जो लिसनिंग होती है वो क्रैक आइलेट्स विद रॉब करके एक चैनल है, पहले उसका नाम आइलेट्स विद रॉब हुआ करता था, उसने शायद चैनल का नाम बदल दिया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही बढ़िया चैनल है। मैंने इसके अलावा लिसनिंग की प्रैक्टिस कहीं से नहीं की। मैंने कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ी थी। कैम्ब्रिज का क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद जो स्टैंडर्ड है कैम्ब्रिज का वो आपको आसान लगता है। कुछ समय के बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये लगता है यार ये तो इजी है। उसमें आपके स्कोर आने लगते हैं 37, 38, 40 तक भी मेरे कैम्ब्रिज में लिसनिंग में बाद में आए। तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा इजी है। फिर उसके बाद आइलेट्स विद रॉब या फिर क्रैक आइलेट्स विद रॉब जो भी उस चैनल का नाम है, वो उसके थ्रू मैंने प्रैक्टिस किया। तो बहुत ही मैं एकदम समझ में आने लगी चीज़ें, इंग्लिश को अच्छे से समझने लगा, वो किस तरीके से बात करते हैं। क्योंकि उसकी जो आवाज़ है ना, आइलेट्स विद रॉब में जो आदमी है उसकी आवाज़ एग्जैक्टली हूबहू एक आइलेट्स के टाइम पे जब जो आपको आवाज़ सुनाई देती है, सेम बिल्कुल मैचिंग साउंड्स हैं वो। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस यूट्यूब चैनल का। लिसनिंग रोज़ की मैंने, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ मतलब ये ज़्यादा नहीं, मतलब मैंने 3 या 4 दिन लिसनिंग बीच में मिस हुई होगी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत इसमें इतनी होती नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि हाँ, आप अगर रेगुलरली चीज़ों को देखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। इसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए जाता था, जैसे 5 से 6-7 बजे तक मैंने लिसनिंग की और इधर उधर की चीज़ें सुनी इंग्लिश में। बेसिकली प्रैक्टिस करो यार। इंग्लिश मूवी देखना या इंग्लिश चीज़ें सुनना या नॉवल पढ़ना वो ठीक नहीं है। अपना पढ़ लो, जब आपके पास समय हो तो पढ़ते रहो, लेकिन जो प्रॉपरली अगर आपको एग्ज़ाम लिखना है, मेरा जो मानना है, देखिए आपको किसी और तरीके से बेनिफिट हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं नॉवल पढ़ लो, रीडिंग के लिए फ़ायदा देगा। मुझे नहीं पता किस तरीके से फ़ायदा देगा, क्योंकि मुझे रीडिंग और लिसनिंग जो है वो प्रैक्टिस करने से ही आई है और सबको ही ऐसे आती है। तो मैं अलग से नहीं उतरा हूँ कहीं से। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग सेक्शन में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे 26 मार्क्स, 25-26 मार्क्स आते थे। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया, टाइम बाउंड किया अपने आप को। जो रीडिंग का सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन है, उसको मैंने 15 मिनट में कंप्लीट करने लगा। 15, 20 और जो बाद में बचता है टाइम 25 मिनट का। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी। 15-15 या 30 या फिर इस तरीके से जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अपनी स्पीड को तेज़ करो, रीडिंग की स्पीड को तेज़ करो। उसमें वर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली, जब आप रीडिंग की स्पीड तेज़ हो जाएगी, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से आपको रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कई बार तो आपको खुद पहले ही आप क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्या काम, पहले मैंने क्या करता था, मैं जो मेरी लास्ट की जो टेक्निक थी जो मेरे काम आई है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता था। जो रीडिंग है, रीडिंग में पहले क्वेश्चंस पढ़ता था। उसमें मुझे लगता था 1 मिनट, करीब 1 से सवा मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको जब आप पैसेज को पढ़ते हैं ना, तो आपको पहले पता होता है कि इस चीज़ का आंसर क्या है। कभी भी किसी भी ऐसे को आप बिना क्वेश्चंस को पढ़े ना करें, वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने की कोशिश मत करना, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है वो आपकी बहुत एनर्जी चूस लेती है।
बाकी आपको कन्वीनियंस के हिसाब से कई बार जैसे मैंने जो थर्ड पैराग्राफ में था वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की जो आती है उसमें मैं कोशिश करता था कि पहले मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग ना करूँ। थर्ड पैराग्राफ जो रीडिंग का होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पहले नहीं करता था। मैं जो बाकी जो हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर मैच दी फॉलोइंग है या फिर जो भी उसमें जो लास्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, भी इसका यथार्थ जो समरी है वो तो समरी तो आप बाद में लिख सकते हैं भी इसका क्या टॉपिक बन सकता है, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने की कोशिश करो। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और हेडिंग्स को साथ साथ करने की कोशिश करो। हेडिंग्स को पढ़ लो और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चन को पढ़ लो, तो आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो और इन सब चीज़ों में किस तरीके से मैंने तैयारी की है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस जब आएंगी उनमें मैं आपको ज़रूर 100% अपनी रीडिंग की ट्रिक्स भी दूंगा। इस तरीके से रीडिंग चलती रही। रीडिंग का मटेरियल ख़त्म हो गया 15 से 9 तक, यानी कि 15 से 9 तक मैंने सारी रीडिंग्स ख़त्म कर दी। मैं एक एक दो दो रीडिंग 3 रीडिंग दिन में लगा लेता था। उसके बाद 26-27 तारीख के आसपास मैंने राइटिंग का मुझे होश आया कि राइटिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने राइटिंग करनी शुरू की। राइटिंग मैंने जब शुरू की तो मैंने असद याकूब नाम से एक चैनल है, रीडिंग भी मैंने असद याकूब चैनल से ही बहुत मुझे बेनिफिट मिला, क्योंकि उन्होंने वो बुक्स वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं उस चैनल पे और काफ़ी अच्छा नॉलेज है उनको, क्योंकि कई साल से वो आइलेट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तानी टीचर हैं। बहुत ही अच्छा मेरे को मतलब उनसे बेनिफिट हुआ, तो थैंक यू सो मच असद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में असद याकूब का जो चैनल है वो आपको मैं बता दूँगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की तो मैंने उनके ही चैनल से कुछ बुक्स डाउनलोड की हुई थी पहले, तो वो अगर हो सकेगा तो मैं आपको उनके लिंक्स दे दूंगा बुक के। वैसे आप उनके अगर चैनल पर जाएंगे असद याकूब के तो आपको मिल जाएंगी वो बुक्स मैंने डाउनलोड की। उसमें टास्क 1 के पर्टिकुलर ग्राफ्स हैं, किस तरीके से उन्होंने कंपोजिशन बनानी है, दी द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स एंड दिस द डाटा। उसके बाद पैराग्राफ 2 किस तरीके से होता है, फर्दर एनालाइजिंग द ग्राफ एंड ऑल दैट। वो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस थी, वो मैंने फॉर्मेट याद किया, उसको मैं पढ़ के मैंने फर्स्ट टास्क 1 प्रैक्टिस नहीं की थी, टास्क 2 मैंने प्रैक्टिस की थी, वो भी केवल 8 से 10, इसलिए मेरे राइटिंग में नंबर कम है। 6.5 बैंड मेरे राइटिंग में आए हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, उसकी समय भी नहीं मिल पाता था। प्लस आप ये देख सकते हैं कि पता नहीं मैंने उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं, मुझे ये था कि हो जाएगा, लेकिन फिर 3 तारीख आ गई। 3 जून को मुझे पता लगता है कि भाई मेरा जो आइलेट्स का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, 5 जून वाला। उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैं दोबारा अपना वही मेरा काम, जो मैं MR हूँ, डॉक्टर के पास में जाता हूँ रेगुलर विजिट्स के लिए, वो मैंने शुरू की। उसके बाद 9 तारीख की शाम को 10 तारीख की शाम को मेरे पास मैसेज आता है कि आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया था। ये जो टेक्स्ट मैसेज मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ आपको, इस में टेक्स्ट मैसेज में मेरे पे केवल लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी। मेरे पास स्पीकिंग की इन्फॉर्मेशन मैसेज में नहीं दी IDP ने। उसके बाद मैं एक कैजुअली मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया तो मैं अपनी ईमेल ID चेक कर रहा था। उस वक्त में मैंने प्राइमरी और प्रमोशंस और अपडेट्स करके जो ऊपर हमारी मेल में पट्टी होती है, उसमें अपडेट्स पे मैंने क्लिक किया तो उसमें IDP लिखा हुआ था। IDP टेस्ट वेन्यू करके, स्पीकिंग नहीं, टेस्ट वेन्यू करके कुछ लिखा था। तो मैंने वैसे ही उसको जनरली क्लिक किया कि चल देखते लेते हैं क्या चीज़ है। उसमें मेरे को पता लगा कि मेरा 12 जून को स्पीकिंग है। तो एकदम मेरे को ऐसा हो गया कि यार अभी तो मैं प्रिपरेशन भी नहीं किया, अब क्या बोलूँगा मैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने यूट्यूब की वीडियोस कुछ उस टाइम पे देखी, तो उसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। यार ये तो अजीब अजीब टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, भाई ऐसे बोलो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स डालो, तो बड़ा मुश्किल हो गया मामला। मैंने यार ये तो ऐसे कैसे करेंगे। तो एक मेरा ब्रदर है, वो रशिया में है, फ्रेंड है बहुत पुराना मेरा, उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे आइलेट्स की जो स्पीकिंग होती है वो क्या होता है, उसमें मतलब क्या पूछा जाता है। तो ही वाज लाइक, उसने बोला कि यार मतलब ये 2 लोग बात कर रहे हैं, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वापस आप मुझसे बात करें, बस यही है। कह रहा है इसमें कुछ ज़्यादा। मैंने कहा यार वो यूट्यूब पे तो वीडियोस उसमें ऐसे ऐसे बोला गया है कि मतलब बहुत तैयारी करनी है और वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये यूज़ करना, वो करना। उन्होंने भाई ने मुझसे कहा कि यार एक बात बता मुझे, क्या कोई किसी को कोई भाषा बोलनी सिखा सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में? तो कह रहे ये
उसने मुझे कहा कि बी कॉन्फिडेंट, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जाओ, नॉर्मल बातचीत होती है। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर की थी, मक्कड़ आइलेट्स की जो बुक होती है वो मैंने डाउनलोड कर ली थी। उसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स चुन लिए थे, आई वेगली रिमेंबर, आई विविडली रिमेंबर, आई फेल्ट नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, मेस्मराइजिंग, और इस तरीके से कुछ बड़े बड़े वर्ड्स मैंने चुन लिए थे और मैंने ना उसको यूज़ करने लग गया था सेंटेंस में। उसके बाद एक और इंग्लिश चैनल है जिसमें स्पीकिंग के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी आपको बताऊँ। उस चैनल पे भी बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं भी किस तरीके से आपको स्पीकिंग में क्या क्या वर्ड्स को यूज़ करना है। तो 12 जून फिर आ जाती है, 12 जून को मैं सुबह एग्ज़ाम देने चला जाता हूँ। शी वॉज़ जो एग्ज़ामिनर थी बहुत ही अच्छी थी वो, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे वो काफ़ी अच्छे थे, जिसमें कि मैंने जवाब जो थे वो काफ़ी सटीक दिए। इस तरीके से मैंने चीज़ों को जो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा मैंने बताया। कुछ उसमें मिस्टेक्स हुई मेरे से, वो जैसे मैं कुछ बातें क्योंकि टॉपिक एक अनएक्सपेक्टेड आ गया था यार, टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज़ फॉर द फ्यूचर एंड यूनिवर्सल यूज़ एंड ऐसे मेरे से क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका हमारी आने वाली जनरेशन्स पे क्या प्रभाव होगा, और क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमन पावर को, हमारी ह्यूमन ब्रेन को सरपास कर जाएगी। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया था, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी शायद मुझसे, तो उसमें 7 बैंड स्कोर उन्होंने मुझे दिया। बाकी नॉर्मली थी बातचीत, ठीक थी, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद मैंने 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक मैंने काफ़ी प्रिपरेशंस की। जो बीच में टाइम था मैंने लगातार काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशंस की। उसके बाद 19 तारीख को मैं एग्ज़ाम दे के आया। एग्ज़ाम देने के वक्त भी मुझे एक बात का मुझे पता नहीं था कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक साथ होती हैं। मेरे दिमाग में ये था कि लिसनिंग और रीडिंग हो जाएगी, उसके बाद शायद आधे घंटे का गैप मिलेगा, या उसके बाद राइटिंग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मुझे किसी ने कहा था करीब 3-4 साल पहले कि ऐसा होता है शायद। तो वही मेरे दिमाग में थी। मैंने फ़ोन भी किया था आईडीपी को कि आप प्लीज़ मेरे को ये बता दो कि क्या लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक साथ ली जाती हैं या उसके बीच में गैप होता है। तो वो उन्होंने बोला नहीं सर, आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो इन कोचिंग नहीं ले रहे हो तो ये बात आप ध्यान रखना कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक साथ होती हैं। उसके बाद ये है कि भाई आखिरी तक, राइटिंग तक आते आते, क्योंकि उससे प्रीवियस टू प्रीवियस डे मेरी सिस्टर का बर्थडे था, मैंने कुछ पिज़्ज़ा खा लिया था एक लोकल शॉप का यहाँ पे, तो उससे मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो दिमाग मेरे को ऐसे हो रहा था जैसे सिर में वीडियो गेम चल रही है। तो उस तरीके से मैं इसको लेके आया। देखिए ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये सब कहने की बातें हैं। तो 7.5 बैंड उसमें फिर मेरे को स्कोर हुआ। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा 100% होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एक तो आपका मोरल बूस्ट होगा इस चीज़ से। जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं, जो लोग कोचिंग भी ले रहे हैं, उनको भी मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि भैया सेल्फ प्रैक्टिस इज़ मस्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ में संपूर्ण होते जाओगे, परफेक्ट होते चला जाओगे। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये 4 मॉड्यूल होते हैं आईलेट्स के अंदर। 14,840 रुपये मेरी फ़ीस लगी थी आईडीपी की। आप महीने में 3 बार ये कंडक्ट कराते हैं, पेन एंड पेपर का, और कंप्यूटर बेस्ड एक अलग होता है। क्यों कंप्यूटर बेस्ड मैंने क्यों नहीं दिया, या आप लोग भी दे सकते हो अगर आप रीडिंग अगर कर सको तो उसके ऊपर। अगर आप आपका मतलब एक यूज़ टू हो आप लैपटॉप की स्क्रीन पे रीडिंग करने का और आंसर देने का, तो आप कर सकते हो। लेकिन मुझसे नहीं हो सकता था वो, क्योंकि मैं इतना टेक्निकली एडवांस नहीं हूँ कि मैं रीडिंग करते करते ही उसके आंसर लिख पाऊँ। तो मैंने उस ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया था। रिज़ल्ट चाहे उसका जल्दी आता है, लेकिन मैंने जानबूझ के आइलेट्स का पेपर एंड पेन का ही चूज़ किया था। अब ये तो रही आइलेट्स की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, भी किस तरीके से मेरा स्कोर आया, किस तरीके से चीज़ें हुई। अब आगे इस चैनल पे मैं आपको व्लॉग्स बना के दूंगा, भाई मैं दिन में क्या करता हूँ, मेरी दिनचर्या कैसी रहती है। जहाँ मैं दवाइयाँ बेचने जाता हूँ, डॉक्टरों से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं आपको धीरे धीरे अब साथ में लेके जाऊँगा। दिल्ली मेडिकल के लिए जाऊँगा, VFS सेंटर पे बायोमेट्रिक्स के लिए जाऊँगा। तो वो सब वीडियोस मैं आपको इसमें देता रहूँगा यूट्यूब चैनल के पे। मेरे साथ आप जुड़िए। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, UCW जो यूनिवर्सिटी है वहाँ आप दाखिला लेना चाहते हैं, या वैंकूवर में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आएगा दोस्त। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।